कि हमें ये महसूस हुआ कि अब समय आ गया है कि अब विधानसभा स्तर के चुनाव लड़े जाए। तो ओवैसी साहब ने कहा कि शोएब जमाई साहब, अगर आप तैयार हैं और आपका संगठन अगर दिल्ली में तैयार है तो हम भी तैयार हैं दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए। आरोपों के बुनियाद पर अगर यहाँ से टिकट नहीं दिया जाए तो फिर अरविंद केजरीवाल को भी नहीं मिलना चाहिए, जेल में रह के आए ना। जो आम आदमी पार्टी जिसके पास दिल्ली में उसकी अपनी है गढ़, वो झारखंड में चुनाव लड़ती है, 1% भी वोट नहीं आता। गुजरात में चुनाव लड़ती है, बीजेपी जीत जाती है। हरियाणा में चुनाव लड़ती है, 1.5% भी वोट नहीं आता, बीजेपी जीत जाती है। वहां एमआईएम तो नहीं गए थे ना लड़ने के लिए। इनका बस चले तो ये तो नागालैंड और हुलुलुलु में भी चुनाव लड़ लें। और कौन सी योजना, 2100 रुपये वाली, जिसके बारे में खुद अरविंद केजरीवाल के सरकार के खुद मंत्रालय ये कहता है कि ये योजना फ्रॉड है। दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी की है, जब से दिल्ली के विधानसभा चुनाव का जो एक समीकरण है वो अलग तरह का हो चुका है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के इलेक्शन में आ जाने से आम आदमी पार्टी की जो नींदें हैं वो हराम हो चुकी हैं। 2013 से 2020 तक के इलेक्शन को अगर उठा के देखा जाए तो 2013 में लगभग 78 दल ऐसे थे जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे। 2015 में 72 और 2020 में 96 दल जो है वो इलेक्शन में थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार क्यों सोचा कि एआईएमएम के कैंडिडेट लाए जाए। मेरे साथ शोएब जमाई मौजूद है। लगभग 12 सीटों पर जो है चुनाव लड़ाने की तैयारी है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे शोएब भाई? ऐसी क्या चीज हुई कि आपने सोचा इस बार जो है वो चुनाव लड़ाना चाहिए? देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते संगठन के स्तर पर मेहनत होती है। जी। और संगठन पिछले 10 सालों से एक मेहनत कर रहा था, और हम पिछले बार पार्षद का चुनाव भी लड़े थे कॉरपोरेशन का। उसमें भी कुछ जगह अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, लेकिन पिछले 1 सालों से जो हमारे साथियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और संगठन जो अलग अलग विधानसभा है उन्होंने जो मेहनत की है, उसका नतीजा है कि हमें ये महसूस हुआ कि अब समय आ गया है कि अब विधानसभा स्तर के चुनाव लड़े जाए, और जिसमें ये लोगों की डिमांड भी थी। जिस जिस जगह हमने सर्वे कराए हैं, 10 12 15 जगहों पे, उन सब जगह ये आवाज निकल के आ रही थी कि हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मजबूत क्यों नहीं हो रही मुसलमानों की। तो जाहिर सी बात है, एमआईएम का मकसद ही यही है कि मुसलमानों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रांग करना। लिहाजा हमने जनता की सुनी, और मैं शुक्रगुजार हूँ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और इम्तियाज अली साहब। जब हमने उसकी चर्चा करी उनसे, सदर मजलिस से, तो ओवैसी साहब ने कहा कि शोएब जमाई साहब, अगर आप तैयार हैं और आपका संगठन अगर दिल्ली में तैयार है तो हम भी तैयार हैं दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए। और माशाल्लाह फिर आपने देखा कि ताहिर हुसैन साहब के परिवार के साथ पिछले 6 महीनों से अच्छा, हमारा ताहिर, मैं एक बस रोकना चाहूंगा। ताहिर हुसैन को टिकट होने के बाद तमाम लोगों ने उसे आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया कि दिल्ली दंगे के आरोपी, आईबी के अधिकारी की हत्या में ये वो बहुत सारी बातें जो है उसको लेके होने लगी। आपका क्या ख्याल है कि इस तरह जिन पे आरोप हो उनको टिकट देना ठीक है? आरोपों के बुनियाद पर अगर यहाँ से टिकट नहीं दिया जाए तो फिर अरविंद केजरीवाल को भी नहीं मिलना चाहिए, जेल में रह के आए ना। मनीष सिसोदिया है, सत्य, पूरी आम आदमी पार्टी आधी बैठ जाएगी। बीजेपी के अभी जो लोग देखिएगा आप, कितने लोग उसमें दागी हैं, किनके ऊपर केस। तो महज किसी पे केस चलने से बिना कन्विक्शन के आप उसको कैसे ठहरा दे रहे हैं? और ये लोकतंत्र इजाजत देता नहीं देता। जब तक कानून, लोकतंत्र और इलेक्शन कमीशन हमें इजाजत देगा, हम ऐसे लोगों की आवाज जरूर उठाएंगे जिनके साथ न्याय में देरी हो रही है, और जिनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सिस्टम और जो मीडिया के नैरेटिव के शिकार बने हैं। तो लिहाजा ताहिर हुसैन साहब के परिवार के साथ जो खुद आम आदमी पार्टी ने उनको धोखा दिया, उनको बेवफाई की उनके साथ, उनके बुरे वक्त में उनसे ये, उनका साथ देने के बजाय ये कहती है कि इसको डबल सजा दो। इस आम आदमी पार्टी को नजीर मिलना चाहिए कि भाई जिसके साथ तुम नहीं खड़े हो उसके साथ एमआईएम खड़ी है, और हम अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़े होगा? फिर ताहिर हुसैन साहब से जो हमारा वादा था हमने उसको पूरा किया है। लिहाजा अब आप देखिए मुस्तफाबाद में जो समीकरण बने हैं, खुद आम आदमी पार्टी के जो इंटरनल सर्वे है उसमें रिपोर्ट में आ रहा है कि ताहिर हुसैन साहब उनके कैंडिडेट से भी ऊपर चल रहे हैं। आप पता कर लीजिए। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ जानना चाहूंगा, क्योंकि दूसरा नाम जो है वो शाहरुख पठान का बहुत सुर्खियों में आया है। उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या वाकई उनको भी टिकट देने की सोची है मजलिस ने? भाई जब कोई अनाउंसमेंट होगा आधिकारिक तौर पर तब तो होगा ही कुछ ना कुछ। लेकिन जहां तक बात है शाहरुख पठान की, तो हमारी उनके परिवार से मुलाकात हुई कानूनी सहायता के सिलसिले में, और कानूनी रूप से हमने उनसे कहा कि भाई क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, या परिवार के साथ कैसे एक मुलाकात करना था। सहानुभूति है परिवार के साथ, और भाई
जिस तरीके से गोपाल को मिला है बेल, वैसे इनको भी मिलना चाहिए। गोपाल ने भी गोली चलाई थी और बाकायदा उसने गोली चलाई थी और उस तरीके से गोली लगी भी थी। अब आप तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको तो लीडर बना दिया, तो जो पैमाना आपके लिए वो पैमाना हमारे लिए भी तो हो सकता है ना। जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन शुएब भाई मैं यहाँ एक बात ही पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन के नजदीक आते ही इतनी सहानुभूति किस लिए दिखाई जा रही है? नहीं, इलेक्शन के नजदीक आने की सवाल नहीं है। इलेक्शन का तो हमने राजनीतिक तौर पर हम नहीं इसको सोचते कि सिर्फ राजनीति है इसलिए, बल्कि आप जिस परिवार के साथ खड़े हैं एक डेमोक्रेसी में एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते कब आप उसको सशक्त करेंगे? टिकट से ही तो करेंगे, चुनाव लड़ा के ही तो करेंगे। कैसे करेंगे आप? हम कोई अदालत तो है नहीं ना। हम एक राजनीतिक पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी के पास क्या ताकत होती है? जनता के बीच जाने की, उनको चुनाव लड़ाने की, संगठन के तौर पर उनको साथ देने की। हमारे पास जो ताकत है हम वो दे रहे हैं उनको, है ना। शुएब भाई हमेशा एक बात कही जाती है, वोट कटवा हमेशा कहा जाता है, बहुत बार असदुद्दीन ओवैसी से भी ये सवाल पूछा जाता है, जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी ये सवाल पूछा जाता है। लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई तो इसके हिसाब से ये पता लगा कि दिल्ली में 12% मुसलमान है और 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर कम से कम वो निर्णायक साबित होते हैं। अब 12 ही कैंडिडेट आप उतार देंगे तो इसका नुकसान किसे होने वाला है, इसका फायदा किसे होने वाला है? जबकि एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ओवैसी साहब के जितने भी कैंडिडेट यहाँ लेंगे उसका फायदा सीधा बीजेपी को होने वाला है। देखिए, ये सवाल अब बहुत आउटडेटेड और एक्सपायर्ड हो चुका है। बिल्कुल। जो आम आदमी पार्टी जिसके पास दिल्ली में उसकी अपनी है गढ़, वो झारखंड में चुनाव लड़ती है, 1% भी वोट नहीं आता। गुजरात में चुनाव लड़ती है, बीजेपी जीत जाती है। हरियाणा में चुनाव लड़ती है, 1.5% भी वोट नहीं आता, बीजेपी जीत जाती है। वहां एमआईएम तो नहीं गए थे ना लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, बीजेपी जीत जाती है। इनका बस चले तो ये तो नागालैंड और हुलुलुलु में भी चुनाव लड़ ले, है ना। तो ये काहे को लड़ रहे हैं? ये किसकी बी टीम बन के गए हैं? भाजपा की मदद करने गए हैं? पूछिए इनसे। तो हर पार्टी को राजनीतिक विस्तार करने की आजादी है। लोकतंत्र में जनता तय करती है। बहुत सारी पार्टियां दिल्ली के अंदर हैं जो बरसों से हैं, चाहे मुस्लिम लीग ले लीजिए, पीस पार्टी ले लीजिए, एनसीपी ले लीजिए, मायावती की पार्टी ले लीजिए, आजाद समाज पार्टी ले लीजिए, है नहीं है? कितने सालों से लड़ रहे हैं। जनता जिसको एक्सेप्ट करेगी वही तो होगा। कोई पैसों से वोटर्स को खरीदने की कोशिश कर रहा है तो कोई लगातार योजनाओं की बात कर रहा है, कैसे देखते हैं? हमारा लोगों के साथ जुड़ाव दिल का है, भावनाओं से हम जो है, हमारी जो सेंटिमेंट है ना मुस्लिम पॉलिटिक्स की, सियासी तौर पर उनको स्ट्रांग बनाने की, बेसहारों को सहारा देने की, उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े होने की, मुझे लगता है इसके सामने सारी योजनाएं, सारी झूठे वादे फेल हो जाते। और कौन सी योजना? 2100 रुपये वाली, जिसके बारे में खुद अरविंद केजरीवाल के सरकार के खुद मंत्रालय ये कहता है कि ये योजना फ्रॉड है। और फ्रॉड योजना के बाद भी आपने मुस्लिम महिलाओं को लाइन में लगा के उनके फोन नंबर और उनकी यहाँ से आपने निजी जानकारी जुड़ा ली, किस लिए? क्या साजिश थी इसके पीछे? अगर वो हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी औरतें जो पर्दानशी हैं, जो अपना चेहरा तक दूसरों को नहीं दिखाती है, आपने उससे फोन नंबर जानकारी जुटा लिए 2100 रुपये का लालच दे करके, अब आप पता चलता है कि वो योजना है ही नहीं। आप उन फोन नंबर का, उन डेटा का क्या करेंगे? कहीं आपने किसी ऐसे एजेंसी को बेच दिया जिन्होंने हिंदुत्व संगठन को बेच दे, तो फिर उसके बाद भगवा लव ट्रैप भी हो सकता है, महिलाओं के यहाँ से ईमान के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। तो ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, ये सरासर जुल्म है। और मुझे लगता है इतनी शर्मनाक हरकत किसी और पार्टी ने नहीं की थी। खबरों के आधार पर केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी और 4-5 सवाल किए। क्या जिस तरह से पैसे देकर वो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उन्होंने कहा है कि आप अगर बीजेपी के लिए यहाँ से वोट मांगेंगे तो किस आधार पर आप जो इनकी जो रणनीति है उससे कहीं ना कहीं सहमति रखते हैं? तो क्या कहना चाहेंगे? चिट्ठी लिखी उन्होंने मोहन भागवत को। देखिए, मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि भाई ही तो भाई को याद करता है ना। अब अरविंद केजरीवाल जी पर थोड़ा मुसीबत उनको लगता है कि मुश्किल आ रही है, तो उन्होंने फौरन अपने चाचा जी को याद कर लिया। वो उनके हकीकी भाई हैं। मैं तो पहले से भी कहा था, आप मेरा ट्वीट उठा के देख लीजिए कि दिल्ली के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी भले ही आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन रात में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से नागपुर से जुड़ते हैं। आज एक बेटे को परेशानी हुई, छोटे बेटे को, तो उन्होंने फौरन अपने अब्बा को मैं चिट्ठी लिखा ना कि अब्बा हमें दिक्कत हो रही है, यहाँ बड़े भाई तो पैसा बांट रहे हैं, तो छोटे भाई, अब बड़े भाई छोटे भाई ये सब मिल करके आपस में मसला हल कर लेंगे। ये तो उनके घर का मसला है। अब बीजेपी और आरएसएस का जो मसला है
उसमें चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे मोदी जी हो, ये तो उनका आपस का मसला, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अच्छा, एक बार बताइए, अभी मैं असदुद्दीन ओवैसी का एक इंटरव्यू देख रहा था, एबीपी पे वो बोल रहे थे कि ओखला से भी हम ऐसा ही एक कैंडिडेट ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जामिया से ओल्ड बॉयज प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने नाम नहीं लिया, इशारा दिया है। मैं चाहता हूं कि नाम आप बता दें। देखिए, हम एक संगठन के तौर पर ऐसे लोगों को सशक्त बनाना चाहते हैं जिनके बारे में दूसरी पार्टियां सोचती भी नहीं। जी। सदर मजलिस ने ये कहा मीडिया से और हमारी चर्चाओं की बुनियाद पर कि भाई हम एक ऐसे कैंडिडेट को देने चाह रहे हैं जो खुद भी मजलूम है और जामिया के अंदर उन लोगों की सहानुभूति है, सेंटिमेंट है। वो मैं खुद एक जामिया यूनिवर्सिटी में जामा ही हूँ, बिल्कुल तो मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं उसका हक अदा करूँ। बिल्कुल। और हमारे एक एलुमनाई हैं, बहुत मशहूर हैं, जेल में हैं। हम ये चाहते थे कि उनको टिकट मिले और वो चुनाव लड़ें, उनका परिवार भी तैयार है। तो एक जामाई होने के नाते मेरी जो ख्वाहिश थी वो सदर मजलिस पूरा कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द नाम का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। तो मैं तो चाहूंगा मिलेट टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आप नाम ले दें, क्योंकि इशारा तो उन्होंने दिया है, और अगर ये कह ही दिया है कि ओल्ड बॉयज प्रेसिडेंट है, तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आप नाम ले दें। नहीं, मीडिया नाम ले सकता है, लेकिन मैं सदर मजलिस के जो डिसिप्लिन है, पार्टी की जो डिसिप्लिन है, जिस दिन सदर मजलिस मुझे नाम लेने को कहेंगे या सदर मजलिस खुद नाम लेंगे, फिर मैं नाम लूँगा। क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है, मेरी भी एक ज़िम्मेदारी है। लेकिन आप सब समझते हैं और जानते हैं इसमें ज़्यादा ढकी छुपी अब कोई बातें हैं नहीं इंशाल्लाह। तो लिहाजा वो ओखला से चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। और आप देखेंगे कि पूरी जामिया और अलीगढ़ की फ्रेटर्निटी के साथ-साथ पूरे सटला, अगवानपुर से लेकर पूरी वेस्टर्न यूपी और बिहार की लॉबी उनके साथ होगी इंशाल्लाह। ओखला के लिए एक नया, एक बेहतरीन कैंडिडेट वो साबित होंगे। और ओखला की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो पिछले 10 सालों से लोगों को लगता है कि एक ही या 2 परिवारों की प्रॉपर्टी बन के रह गई है, अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अब एक तीसरा मोर्चा बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शोभ भाई हमसे बात करने के लिए। तो मैं आप तमाम लोगों को एक बात बता दूं कि सदर साहब जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने इशारा दिया था और उन्होंने कहा था कि जामिया के ओल्ड बॉयज प्रेसिडेंट हैं। लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो नाम जरूर आ जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा। कुछ गाइडलाइंस होती है जिसकी वजह से शोएब भाई ने नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये शिफा भाई की बात हो रही है। हो सकता है कि उन्हीं को टिकट हो और वो ओखला से विधानसभा में चुनाव में आए। मैं मिलत टाइम्स के लिए मजहर खान, कैमरा पर्सन सारिम के साथ, शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।